मसूरी पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। अकादमी पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का किया भव्य स्वागत। प्रशिक्षु अधिकारियों को उपराष्ट्रपति ने किया संबोधित। चंपावत को मिली बड़ी स्वास्थ्य सुविधा। जिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट शुरू। सीएम धामी ने किया वर्चुअली लोकार्पण। चंपावत को आदर्श जिला बनाने पर सरकार का फोकस। देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में सामने आई गुटबाजी। कमलेश उनियाल ने पीएम को लिखा पत्र। सड़क मुद्दे पर बीजेपी नेताओं में मचा घमासान। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन पर देहरादून में बड़ा मंथन। 14वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक शुरू, 2 दिन चलेगी। भारत नेपाल की हाई लेवल मीटिंग, सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर होगी चर्चा। उत्तराखंड का लैंडस्लाइड मॉडल बना मिसाल। यूएलएमएमसी को पहली बार मिली राजस्व आय। तकनीकी सेवाओं से कमाए 4.21 लाख रुपए। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा यूएलएमएमसी। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मसूरी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दौरे को लेकर शहर से लेकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उपराष्ट्रपति के अकादमी पहुंचने पर निदेशक ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर स्थानीय लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी अकादमी पहुंचे। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने अकादमी परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वे वर्ष 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षुओं के द्वितीय चरण के व्यावसायिक प्रशिक्षण के समापन समारोह में शामिल हुए। समारोह में उपराष्ट्रपति प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। और अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत जिला चिकित्सालय में करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुविधा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देगी। आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को आवश्यक रक्त घटक स्थानीय स्तर पर समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। चंपावत में पहली बार सुविधा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अस्पताल में 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार है। सिटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। सरकार चंपावत को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं देहरादून में आगामी चुनाव से पहले भाजपा के भीतर गुटबाजी और बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। रुद्रप्रयाग विधानसभा में भी भाजपा नेताओं के बीच विवाद सामने आया है। स्थानीय भाजपा नेता कमलेश उनियाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र की लंबित योजनाओं और सड़क मार्गों की खराब स्थिति में सुधार की मांग की है। इस पर कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने उनियाल पर तीखा हमला बोलते हुए उनके कद पर सवाल उठाए। मंत्री ने कहा कि विधानसभा में 800 किलोमीटर सड़क होने के बावजूद 4 किलोमीटर सड़क ढूंढना मुश्किल नहीं है। जवाब में कमलेश उनियाल ने मंत्री को बालक बुद्धि बताया और कहा कि जरूरत पड़ी तो यूएनओ को भी पत्र लिखा जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोपियों को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिलने को अंकिता के माता पिता और प्रदेशवासियों के लिए राहत बताया है। साथ ही पार्टी ने सीबीआई जांच की प्रगति और कथित वीआईपी कनेक्शन को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि लंबे समय से सीबीआई जांच की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। पार्टी ने मामले में सामने आए कथित वीआईपी कनेक्शन की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसी दौरान कांग्रेस नेता ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को विजिलेंस कोर्ट से नोटिस मिलने का भी मुद्दा उठाया। कांग्रेस के मुताबिक मंत्री को 3 सितंबर को विजिलेंस कोर्ट में पेश होकर जवाब देना है। पार्टी ने सरकार से पूरे मामले में पारदर्शिता बरतने की भी मांग की है। सीबीआई की जो जांच कहां तक पहुंची है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग,
परंतु वो उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये बहुत दुखद पहलू है। और जो वीआईपी को बचाने का जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि खाना पूर्ति लगातार की जा रही है और दुष्यंत गौतम जी का इसमें लगातार नाम आ रहा था और किस प्रकार से उन्हें बचाया जा रहा है, तो उस पर भी, इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए और सरकार का जो रुख है स्पष्ट होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। वहीं हल्द्वानी में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नामों पर कथित तौर पर अनावश्यक आपत्ति और नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस एसआईआर कमेटी के चेयरमैन मनोज रावत और हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिना उचित आधार के आपत्ति दर्ज कराने वालों की जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने की मांग उठाई है। 6 और 8 में कोई कमी नहीं है। फॉर्म 6 और 8 का प्रयोग कोई गलत नहीं हो रहा है, लेकिन फॉर्म 7 के द्वारा पूरे उत्तराखंड के मैदानी ज़िलों में और कुमाऊं के उधम सिंह नगर और नैनीताल ज़िले में बड़ी संख्या में, अकल्पनीय संख्या जिसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड नंबर में फॉर्म 7 का दुरुपयोग हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी ने उसका डेटा एनालिसिस किया है तो ये पता चला है कि एक एक आदमी ने 6,900 लोगों के नाम पर आपत्ति लगाई है। उसमें रिवीजन के लिए जो विधि व्यवस्था दी गई है, जो प्रोसीजर लेट डाउन बाय रूल्स है, हमारे ईआरओज उसी के दायरे में रह के काम कर रहे हैं और मकसद ये है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में जुड़ने से न रह जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न जुड़ने पाए। तो दैनंदिन रूप से जो भी इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी हेयरिंग्स हो रही हैं, वो हमारे बूथ लेवल अफसर अपने काउंटर पार्ट BLA 2 के साथ साझा कर रहे हैं और जो उसमें प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। और ये आपत्ति करता है कि संयोजित तरीके से ये गैंग और गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो हमने बोला है इनसे कि आइडेंटिफाई करिए इनको और इन पे कानूनी कार्रवाई करिए। भाई मैं सुमित कैसे बैठ के मेरा जो वार्ड संख्या है 4, वार्ड नंबर 50 या 40 के व्यक्ति के लिए आपत्ति उठा रहा हूँ, फिर उसके पड़ोसी के लिए भी उठा रहा हूँ और उसके पड़ोसी के लिए भी उठा रहा हूँ जिनको मैं जानता नहीं हूँ। तो ये संयोजित एक गैंग एक काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि एसआईआर अच्छी चीज़ है, लेकिन एसआईआर में जो ये गैंग और गिरोह कार्य कर रहे हैं उन पर रोक लगाना बहुत बड़ी आवश्यकता है। वहीं भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर देहरादून में 14वीं संयुक्त कार्य समूह यानी JWG की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। 20 और 21 अगस्त तक चलने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधि सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को लेकर मंथन कर रहे हैं। बैठक में सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों, सुरक्षा व्यवस्था और आपसी समन्वय को लेकर चर्चा की जा रही है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु कर रही हैं, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफले कर रहे हैं। बैठक को दोनों देशों के बीच बेहतर सीमा प्रबंधन और समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं मोहम्मद नाजिम रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में गंगनहर किनारे महिला का शव मिलने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतका की सौतेली बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल के मुताबिक विवाह में अड़चन बन रही सौतेली मां को रास्ते से हटाने के लिए बेटी ने प्रेमी के साथ साजिश रची। आरोपियों ने महिला को मंदिर ले जाने के बहाने कार में बैठाया और रास्ते में उसकी हत्या कर शव गंगनहर में ठिकाने लगाने का प्रयास किया। शव किनारे अटकने से घटना सामने आई है। पुलिस टीम ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अरविंद हैं जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने थाने को संपर्क किया कि साहब ये मेरी पत्नी का फोटो है। तो कल शाम करीब 7-8 बजे के आसपास उन्होंने थाना मंगलौर में आकर के सबसे पहले बॉडी को आइडेंटिफाई किया अपनी पत्नी के तौर पर और उसके बाद एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने अपनी बेटी और उसके जो मित्र है उसके खिलाफ तहरीर दी कि ये कहते हुए कि मेरी बेटी और उसका जो दोस्त है वो अपनी माँ से
पिछले काफ़ी समय से खुन्नस रखते थे और वो उन्होंने पहले भी उसको मारने की प्लानिंग करी थी। और परसों शाम को वो घर से तीनों लोग, उनकी माँ जो अभी मृतका हैं और दोनों बेटी और उसका दोस्त घर से निकले थे मंदिर जाने के बहाने। तो उनका तहरीर के हिसाब से ये यकीन था कि उन दोनों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। तत्परता से, पूरी तल्लीनता से काम किया, सर्विलेंस का और टेक्निकल मदद से हमने इस पूरी केस को अंजाम वर्कआउट किया है। तो मैं अपनी पूरी टीम को तहे दिल से बधाई दूंगा। वहीं टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई। एलडीएम मनीष मिश्रा ने बैंकिंग और वित्तीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। जिले में 146 बैंक शाखाओं, 239 पोस्ट पेमेंट बैंक और 170 बीसी सीएसपी के जरिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जून 2026 में 302 वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित किए गए। सीडीओ ने कैंपों में अधिक सहभागिता और कम प्रगति वाले बैंकों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार, पीएमएफएमई, किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा और पर्यटन स्वरोजगार योजनाओं की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को लंबित आवेदनों और बीमा खातों की कमी की जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन ने निर्माण कार्यों की निगरानी तेज कर दी है। मेलाधिकारी सोनिका ने बैरागी कैंप, लक्षद्वीप और कनखल क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क, पुल, सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। कनखल में एचआरडीए की ओर से कराए जा रहे फसाड और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण करते हुए मेलाधिकारी ने प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे, इसलिए प्रमुख मार्गों और धार्मिक स्थलों के आसपास बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थित वातावरण होना जरूरी है। मेलाधिकारी ने आयरिस सेतु से बैरागी कैंप, विश्व कल्याण आश्रम और मातृ सदन आश्रम होते हुए ज्वालापुर, लक्सर, पुरकाजी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने वाले मार्ग के नवीनीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड का भूस्खलन प्रबंधन मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है। उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर यानी ULMMC को पहली बार तकनीकी सेवाओं के जरिए 4.21 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। ULMMC ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए भूस्खलन रोकथाम से जुड़ी DPR तैयार की। इसके साथ ही तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी केंद्र को दी गई थी। जनवरी 2025 में टीम ने परियोजना स्थल का निरीक्षण कर इन्हीं सुझावों के आधार पर भूस्खलन रोकथाम का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। स्थापना के बाद पहली बार तकनीकी सेवाओं से राजस्व अर्जित कर ULMMC आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अब तक केंद्र कई विभागों के लिए 8 से ज्यादा महत्वपूर्ण DPR तैयार कर चुका है। वहीं मसूरी में लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते मसूरी केम्प्टी मोटर मार्ग का बड़ा हिस्सा धंसकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क धंसने के बाद इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते सड़क की स्थिति और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द मौके का निरीक्षण कर मार्ग को दुरुस्त कर यातायात बहाल करने की मांग की है। वहीं बारिश के बीच प्रशासन की ओर से लोगों से इस मार्ग पर आवाजाही करते समय सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वहीं डोईवाला में श्रमिक सामग्री वितरण और स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्रमिकों को हाइजीन किट और पोषण किट वितरित की गई। विधायक बृजभूषण गौरेला ने श्रमिकों को किट बांटी और कहा कि श्रमिक प्रदेश की रीढ़ है, इसलिए सरकार उनकी स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में श्रम विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर शैलेश सती ने श्रमिकों को बोर्ड की कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और पंजीकरण कराने की अपील की। वहीं स्वास्थ्य शिविर में श्रमिकों के 44 तरह के मेडिकल टेस्ट किए गए और डॉक्टर्स ने जरूरी परामर्श भी दिया। लाभार्थियों ने सरकार की इस पहल को राहत देने वाला कदम बताया। हमारे श्रम जो कल्याण कर्मकार बोर्ड है उसके द्वारा आज यहाँ पर केशवपुरी में डोईवाला में हमारे श्रमिक भाई बहनों को
आज यहाँ पर किट वितरण का, सामग्री वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है। और पूर्व में पहले भी हमारे द्वारा हर वर्ष की भांति हमेशा श्रमिक भाई बहनों को ये योजना का लाभ दिया। एक तो सामग्री वितरण योजना है और दूसरा मेडिकल चेकअप का कार्यक्रम है। तो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज उसका शुरुआत की गई है और विगत आने वाले 3-4 माह में ये कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी रहेगा। इसमें एक तो एजुकेशन किट है जो लेबर है उनके बच्चों के लिए है, और एक हाइजीन किट है और एक न्यूट्रिशन किट है। यानी व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखने वाली हर एक चीज, चाहिए एजुकेशन है, चाहिए हेल्थ है, चाहे न्यूट्रिशन है। वहीं सितारगंज में प्रस्तावित हाट बाजार को लेकर व्यापार मंडल ने विरोध जताया है। राम नगीना पैलेस में हाट बाजार लगाने की प्रशासनिक अनुमति की प्रक्रिया की सूचना के बाद व्यापारियों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम के नाम तहसीलदार हिमांशु जोशी को ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल ने हाट बाजार की अनुमति नहीं देने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय बाजार पहले से मंदी और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में बाहरी व्यापारियों को हाट बाजार की अनुमति मिलने से स्थानीय दुकानदारों के कारोबार पर असर पड़ेगा। व्यापार मंडल ने प्रस्तावित स्थल को लेकर यातायात और सुरक्षा के सवाल भी उठाए। व्यापारियों के मुताबिक यह जगह हाईवे के किनारे है और पास में स्कूल और होटल भी मौजूद है। हाईवे से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। ऐसे में यहां हाट बाजार लगने से दुर्घटना और जाम का खतरा बढ़ सकता है। हमारे यहाँ परेशान है, एक और बाजार लग जाएगी तो वैसे हमारे व्यापारी और परेशान हो जाएगा। जहाँ पे दुर्घटना होने की बहुत संभावना है। हम चाहते हैं कि उसमें अगर परमिशन ना दी जाए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो अगर परमिशन दी जाती है उसमें व्यापार मंडल आंदोलन के लिए बाधित हो। पुल चौराहे पे राम नगीना पैलेस के अंदर एक बाजार लगने जा रहा है, जिससे वहाँ पर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं, ट्रैफिक जाम रहेगा, वहाँ पे उनके दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। बताइए। तो वहीं से निकलते हैं। और जैसे भी ये बिस्टी चौराहे पे जोया पैलेस के अंदर जो बाजार लगता है, सोम बाजार लगता है, वहाँ पर हमेशा मतलब हर सोमवार को जाम की स्थिति इतनी ज़्यादा बनी रहती है। और तो नहीं चाहते हैं, मतलब हमारे व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि मतलब वहाँ पर परमिशन, किसी भी प्रकार की नए बाजार लगने की परमिशन ना दी जाए, नहीं तो व्यापार मंडल इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। वहीं मसूरी में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट के दौरान कुछ लोग घायल हो गए। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। वहीं हरिद्वार में एसआईआर के विशेष गहन, बता दें कि हरिद्वार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है। दावों और आपत्तियों की सुनवाई बीएलओ और एईआरओ के माध्यम से की जा रही है। आपत्तियों के सत्यापन के लिए बीएलओ घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी के द्वारा जो सवाल पूछे गए या जो दावे आपत्ति दर्ज कराई गई हैं, उसके बारे में भी भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के बारे में सबको अवगत कराया गया। सभी के द्वारा इस प्रक्रिया में सहयोग किया जा रहा है और साथ ही जितने भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं जनपद के, मैं सभी को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी उनको नोटिसेज अगर आए हैं, भले नाम को लेकर, पते को लेकर, उम्र को लेकर या अन्य किसी चीज़ को लेकर, वो सभी बीएलओज हमारे डोर टू डोर उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। आप ही के सहयोग के लिए, आप ही की हेल्प के लिए सभी इलेक्शन के जो ऑफिशियल्स हैं, सभी अधिकारी, एसडीएम, सुपरवाइजर्स, बीएलओज ये कार्य कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि उसमें उनका सहयोग करें, जिससे कि प्रक्रिया हम समयबद्ध रूप से कंप्लीट कर सकें। और वहीं लोहाघाट में पाटी विकासखंड स्थित सुदूरवर्ती नीलोटी गांव के महिलाओं ने सामूहिक डेयरी व्यवसाय के जरिए आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। वहीं पहाड़ के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायक बन रही हैं। गांव की महिलाएं पहले सीमित संसाधनों के बीच दुग्ध उत्पादन करती थी और उचित आय के अभाव में उनकी मेहनत का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। मगर अब समूह की महिलाओं ने गाँव में ही
सीबीओ स्तर की आधुनिक सामूहिक डेयरी इकाई स्थापित की और करीब 10 लाख रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना में ग्रामोत्थान परियोजना की ओर से 6 लाख का अनुदान दिया गया। वहीं दुग्ध उत्पादन से लेकर संग्रहण, गुणवत्ता जांच और स्थानीय बाजार में विपणन तक की जिम्मेदारी समूह की महिलाएं स्वयं संभाल रही हैं। पैसों से हमने गाय खरीदी है, 7 गाय है हमारी, 1 भैंस है। हम दूध निकालते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, घास भूसा बनाते हैं, भूसा देते हैं। साइलेज आया है हमारे यहाँ, साइलेज देते हैं और गोबर साफ करते हैं। इनको हम नहलाते हैं, खेतों से हरा घास काट के लाते हैं और भूसे की गाड़ी आती है, उसमें से भूसा देते हैं इनको और इनको नहलाते हैं। तो अंदर बाहर बांटते हैं, कभी कभार खोलते हैं थोड़ी बहुत। वहीं मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर महिला कांग्रेस ने सद्भावना दिवस मनाया। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और राजीव गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर एकता और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया गया। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के विकास और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि वो पेशे से पायलट थे और उनको राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, परंतु उनकी सोच इतनी अधिक थी कि उन्होंने 6 वर्ष उनको मात्र मिले और 6 वर्षों में उन्होंने हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्होंने पूरे देश के लिए बहुत काम किए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किए। और उनकी सोच ऐसी थी कि वो चाहते थे कि हमारा भारत देश जो है जाति, धर्म और भेदभाव से उठकर ऊपर चले। इसलिए आज हम इस दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।